सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल आज आपका हमारे चैनल में फिर से वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। आज आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। यहाँ से आपको प्रॉपर थ्योरी भी मिल जाएगी लिखने के लिए और डेरिवेशन कैसे डिराइव होएगा इसका वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बनाऊंगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक बकेट है, बकेट में बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो हमको ये पता करना है कि वो डीके कब करेगा या नहीं करेगा। तो उसको क्या करते हैं, वो एक रैंडमली प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर डिटेल में नहीं बता सकते कि जो न्यूक्लियस डीके कर रहा है वो कभी भी कर सकता है। रैंडमली का मतलब होता है कि वो कभी भी कर जाए सडनली। सपोज क्या पता वो कभी 2 दिन में कर जाए, या फिर आपने जैसे ही न्यूक्लियस को हाथ लगाया वो तब डीके कर जाए, या फिर न्यूक्लियस कुछ टाइम बाद कर जाए और क्या पता ये प्रोसेस होने में सालों निकल जाए। तो यही प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसे कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इस पे थ्योरी आई, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ऐसे ही हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे कि मतलब एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो कब डीके कर जाए, बट हाँ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस मतलब काफी सारी न्यूक्लियस अगर एक साथ आएंगे, अगर वो डीके कर जाएं तो हम उसको डिटेल प्रॉपर में बता सकते हैं कि वो कैसे डीके करेंगे। तो ऐसे ही दैट इज अ रिएक्टिव एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो जो न्यूक्लियस है वो कभी भी डीके कर रहे हैं, कभी भी डीके कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करो कि एक हाईवे पे हो, हाईवे पे एक जो चौराहा होता है वहां पे खड़े हो जाओ। सपोज आपको अगर आपको बोला जाए कि आप ये चेक करो कि किस साइड से बसेस ज्यादा आ रही हैं या किस साइड से व्हीकल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे आप सडनली तो बता नहीं सकते। आपको एक प्रॉपर टाइम लगेगा उस चीज को जानने के लिए। सपोज आप 1 मंथ मांगो, एवरेज मिनिमम जो मंथ मांगो वो 1 मंथ मांगो कि जो व्हीकल्स हैं वो किस साइड से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप थोड़ा अनुमान लगा देंगे कि हाँ 1 साइड से आ रहे हैं या 2nd साइड से आ रहे हैं या 3 साइड से आ रहे हैं या 4 साइड से आ रहे हैं। तो मतलब वो इंडिविजुअली तो आप बताओगे नहीं, एज अ ग्रुप ऑफ पेयर्स में बताओगे, ग्रुप में कि हाँ उस साइड से इतनी ग्रुप ऑफ बसेज या इतनी ग्रुप ऑफ बसेज या व्हीकल्स उस साइड से आ रहे हैं। तो ऐसे ही न्यूक्लियस की बात है। न्यूक्लियस में अगर हम स्टडी करें तो हम एक इंडिविजुअल जो न्यूक्लियस है उसमें कौन डीके कर रहा है वो हम प्रॉपर नहीं बता सकते, तो वो एक रैंडमली प्रोसेस है। ऐसे ही वो जो आप चौराहे पे खड़े हुए एक रैंडमली प्रोसेस है कि किस साइड से कितनी बसेस ज्यादा आए या किस साइड से कितनी मोटरसाइकिल्स आ जाएं, ऐसे ही, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, रैंडमली प्रोसेस है। रैंडमली मतलब कहीं से भी। तो पर्टिकुलर न्यूक्लियस कैन डीके, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है, डीके कर रहा है एट एनी टाइम बिटवीन। और एनी टाइम बिटवीन का मतलब होता है कि टी कितना है उसमें 0 है या फिर टी उसमें कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। ओके, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर विल डीके या डिसइंटीग्रेट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इट इज अ इम्पॉसिबल, ये बताना हमारे लिए कतई भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर पे बता सके कि ये डीके करेगा या फिर डीके नहीं करेगा। इन अदर लैंग्वेज हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेट बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड एंड सोडी। ये क्या है, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। उन्होंने स्टडी करी किस पे, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई एंड गेव अ स्टैटिकल लॉ। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो वो एक सिंगल न्यूक्लियाई पे स्टडी ना करके उन्होंने ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस पे क्या किया, स्टडी किया। तो वही क्या बन गया, हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बन गया। तो व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब है कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो होता है रेट ऑफ डीके या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। ओके, तो ये क्या हुआ, व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, हमने काफी सारे न्यूक्लियस पे क्या किया, स्टडी किया, तो उन्हीं को इन्होंने एक स्टैटिकल लॉ दे दिया। तो उसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। और हम इस लॉ को एक सोडी लॉ भी बोल सकते हैं। ये क्या हुई, ये क्या हुई, थ्योरी हुई। अब मैं आपको प्रॉपर डिटेल में इसको एक डेरिवेशन के थ्रू बताऊंगी कि मतलब कैसे कैसे इसमें टाइम होता है, कैसे कैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, इसमें डीके होते हैं या अनडीके होते हैं। तो वैसे ही तो लॉ क्या हुआ, लॉ हुआ
व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डीके, डीके मतलब डीके या फिर इट डिसइंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन सैंपल। ठीक है, सपोज ये एक बाउल है, इसमें क्या है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्या है, न्यूक्लियस हैं, लेकिन वो जो न्यूक्लियस है वो कैसे हैं, अनडीके हैं। अनडीके का मतलब अभी उन्होंने डीके नहीं किया है, ना ही आपको प्रॉपर बताया है, कि मैंने आपको भी बताया कि जो न्यूक्लियस है वो कभी भी डीके कर सकते हैं। तो इस बाउल में जो डीके हैं वो कैसे हैं अभी, मतलब इस बाउल में जो न्यूक्लियस है वो कैसे हैं, अनडीके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें लैटिन टाइम, टाइम हम इसमें मान लेते हैं dt। ओके, अगर हमने इसमें टाइम इसमें हमने मान लिया है कि टाइम इसमें dt है, तो न्यूक्लियर डीके कितने होगा, न्यूक्लियर डीके को हम किससे लिखेंगे, दैट इज dn से हम इसको लिखेंगे। दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि आगे अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और आगे जो भी थ्योरी होगी इसकी, मतलब आगे जो इसके टर्म्स आएंगे वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान से समझिए, लेट इन द टाइम, हमने इसमें टाइम को, क्योंकि टाइम क्या है, स्मॉल टाइम है, तो हमने टाइम को इसमें क्या माना, dt माना, एंड dn दैट इज न्यूक्लियर डीके। कैसा, न्यूक्लियर डीके, उसको हमने कैसे माना, dn। और रेट ऑफ डीके क्या हो गया, तो रेट ऑफ डीके हो गया दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लिक डीके अपॉन टाइम। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज dn अपॉन dt। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखना, जो dn मतलब हम जो न्यूक्लियर लेंगे वो कैसे टर्म होती है, डिक्रीज, मतलब घटते हुए क्रम में होती है। तो इसलिए हम इसको, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स जो होती है एनसीईआरटी की, उसमें क्या गिवन है, माइनस में गिवन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। और जो रेट ऑफ डीके है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, ये याद रखना। तो टर्म क्या बनी, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज माइनस dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस। इसमें n क्या है, न्यूक्लियर है। ओके, तो माइनस dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। दिस इज द मेन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका डीके कांस्टेंट। अब मतलब हमने dn अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा n, तो ये क्या बना, हमारा मेन रिजल्ट बन गया। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें डेल्टा क्या है। ठीक है, डेल्टा यानी सॉरी, इसमें क्या है, ये लैम्डा, लैम्डा इसमें क्या है, लैम्डा है डीके कांस्टेंट, लैम्डा इसमें क्या है, डीके कांस्टेंट है, एंड दैट इज, इसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है चॉइस ऑफ एलिमेंट पे, कि ये डिपेंड कर रहा है चॉइस ऑफ एलिमेंट पे, या फिर कोई भी आइसोटॉप से उसकी जो एलिमेंट है उस पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो आया हमारा माइनस डी अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा n। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब है कि हम इसको प्रॉपर अब सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे इसकी टर्म बन रही है। तो ऐसे ही अगर आपसे आप ये भी याद रखना कि इसमें ये जो लैम्डा है वो क्या है, तो लैम्डा डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ एलिमेंट एंड आइसोटोप्स, या फिर डीके कांस्टेंट, या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग दैट इज माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा n। तो डेल्टा n इसमें क्या हो गया, डीके कांस्टेंट। अब क्या बन गया, ये डीके कांस्टेंट बन गया। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसमें कैसे थे, अनडिकेट थे, वो अभी डीके नहीं हुए थे। तो अब आप देख लेते हैं इसमें, तो डी, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसमें लिमिट्स भी लिखेंगे कुछ, तो dn अपॉन n। ओके, तो इसमें लिमिट्स लिखने के लिए, तो इसमें जो हम टाइम मानेंगे वो मानेंगे t इज इक्वल टू 0, या फिर n की लिमिट लिखेंगे हम 0। ठीक है, तो n नॉट n से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे टाइम भी 0 से स्टार्ट हुआ, t तक स्टार्ट हुआ, तो इंटीग्रेट करने के लिए लैम्डा dt हो गया, ये dn अपॉन n हो गया। ओके, तो लेट t इसमें 0 माना, n भी हमने कितना माना, 0 माना। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगरिथम फॉर्म में निकालना है, ऐसी फॉर्म में, किस लोगरिथम फॉर्म में, तो उसमें निकालने के लिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log en, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो log en n नॉट n। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, लिमिट्स हो गई। ऐसे ही लैम्डा की, तो माइनस ये क्या हो गया, यहाँ पे लैम्डा हो गया t नॉट t। ओके, तो अब इसकी जो वैल्यू बनेगी इसको हम सोल्व करेंगे, दैट इज log n माइनस log e, तो ये n नोट हो गया, तो लैम्डा t माइनस 0। तो जो हमारा लोगरिथम वैल्यू आएगी, जो लोगरिथम वैल्यू आएगी वो आएगी log e n अपॉन n नॉट, दैट इज माइनस लैम्डा t। ये कैसी फॉर्म आई, हमारी लोगरिथम फॉर्म आई। इसी के बेस पे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है,
और कैसे कैसे वर्क करती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए जो हमारा रिजल्ट आया था दैट इज n अपॉन n नॉट आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा डी। ई इसमें क्या है, ये हमने लॉगरिथम की वैल्यू रख ली, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी, ठीक है। दैट इज ये क्या फॉर्म है, ये हमारी जो है ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई और वैल्यू किस में आई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में आई, जहां से न्यूक्लियस स्टार्ट हो रही है। ओके तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो उसमें टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ हमारा 0, ठीक है। तो अगर टाइम 0 है, एन हमारा n नोट है, तो टाइम हम इसमें फिर रखेंगे जो अगले वाला वो रखेंगे इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल एंड मोमेंट में जाके क्या हो जाएगा, प्रॉपर डीके हो जाएगा, क्योंकि टाइम जहां से स्टार्ट हुआ, जहां पे जाके टाइम खत्म हुआ इंफिनिटी पे, तो ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट डीके हो गया। तो e इंफिनिटी अगर हम वैल्यू रख लेते हैं, अब टाइम की वैल्यू यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू अगर हम इंफिनिटी रखें तो दैट इज 1 अपॉन e इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। ओके अब इसके हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ ऑफ n वर्सेस t, अब हम उसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ ऐसे बनती है उसकी, सबसे पहले मैं डी के कांस्टेंट को डिफाइन कर देती हूँ कि फाइनली डी के कांस्टेंट होता क्या है। तो डी के कांस्टेंट इसमें जो आएगा दैट इज t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसमें क्या लेंगे हम, t की वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे हम t 1 बाय लैम्डा। तो n इज इक्वल टू n नॉट e, मतलब हम उसको कैसी फॉर्म में लेंगे कि मतलब जो n की वैल्यू है वो अभी क्या है, अनडीके है, तो हमको डीके करना है। तो अनडीके की वजह से तो डीके जो कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट दैट इज t इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट e। जो e की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा दैट इज 1 बाय लैम्डा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो n नॉट होएगा वो होएगा e माइनस 1, मतलब e की जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, -1 आएगी। तो n इज इक्वल टू n नॉट 1 बाय e। तो जो 1 बाय e की वैल्यू होती है वो आपको पता ही होगी, जो 1 बाय e की वैल्यू होती है वो दैट इज वो क्या होती है 0.368, ये क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है, लैम्डा इज द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। जो मतलब टाइम है वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसके, लैम्डा के। इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडीके, जो न्यूक्लिया है मतलब जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उतने ज्यादा क्या करेंगे, वो डीके करेंगे। मतलब प्रोसेस कैसी रहेगी, अल्फा बीटा गामा, मतलब क्या होगी, प्रोसेस बहुत स्लोली होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने किसी चीज को निकाला, सबसे पहले थोड़ा निकाला फिर थोड़ा करके जो उनकी टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ी कम होगी। ऐसे नहीं है कि एक वो पहले 100 थी और सडनली 0 हो गई, ऐसा नहीं होएगा। सबसे पहले 100 होगी, फिर 75 होगी, फिर 50, फिर 25। दिस इज द प्रोसेस क्या है, मतलब ऐसे क्या होता रहेगा, वो प्रोसेस होती रहेगी। तो दैट इज न्यूक्लियर ऑफ लेफ्ट अनडीके आर 36.8% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा वो कितना होगा, 36.8% होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, जो टर्म आती है वो आती है हाफ लाइफ ऑफ डीके। हाफ लाइफ ऑफ डीके मतलब t1/2। तो इसको हम, इस टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं दोनों दो लाइन में लिखा है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब जो न्यूक्लियाई का जो टाइम ड्यूरेशन है कितना, हाफ, डीकेज एंड हाफ रिमेन अनडीके। मतलब क्या हुआ, जो डीके हुआ उसके बाद हाफ रिमेन्स अनडीके, मतलब थोड़ा सा वो अनडीके होने के लिए रह गया। तो उसी के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो नहीं लेंगे, मैंने आपको भी बताया कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लेंगे, इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में लेंगे, ताकि हम लॉग की वैल्यू रख के आगे इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सके या फिर इसको हम डिराइव कर सके एज ए प्रॉपर। तो आइए देखते हैं, तो वैल्यू कैसे रखनी है, log e n by n नॉट दैट इज माइनस लैम्डा टी। तो log e ये कितना हुआ, 2 हुआ, 2 के बाद n नॉट से n नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा टी 1/2। क्योंकि 1/2 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो हाफ लाइफ टाइम ऑफ डीके है वो कितना है टाइम का, 1/2 है। ओके तो log e 2 -1 क्या होगी, इसकी पावर आ गई, तो माइनस लैम्डा टी 1/2। ओके तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, log e 2 दैट इज डेल्टा टी 1/2। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो आया हमारा t 1/2 इज इक्वल टू log e 2
बाय लैम्डा। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी, लेकिन हमें क्या है, मतलब आपने अगर लेक्चर थोड़ा पहले देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है जो टी 1/2 की वैल्यू है वो है 0.693 बाय लैम्डा। ये क्या है, इसकी मेन वैल्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एन, मतलब अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो उसमें कितने कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, बट इन द केस में हाफ लाइफ में, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2। तो n नॉट बाई 2 लेंगे हम। क्यों ले रहे हैं n नॉट बाई 2? क्योंकि सबसे पहले क्या है, वो प्रोसेस कैसे हो रही है, बहुत स्लोली हो रही है, ऐसे नहीं कि फास्ट हो रही है। तो हम इसमें n की वैल्यू क्या लेंगे, n बाई 2। तो हाफ आफ्टर 2 हाफ लाइफ, मतलब उसकी कितनी हाफ लाइफ, उसकी 2 हाफ लाइफ लेंगे, तो 2 हाफ लाइफ की कितनी वैल्यू हो जाएगी, n नॉट बाई 4, n नॉट बाई 4 हो जाएगी। फिर आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो वो कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू n बाई नॉट। आफ्टर 4 लाइफ वो कितनी हो जाएगी, n बाई 16। तो ऐसे क्या होता रहेगा, प्रोसेस होती रहेगी स्लोली 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो ऐसे क्या होती रहेगी, प्रोसेस होती रहेगी। तो फाइनल जो रिजल्ट बन के आएगा वो आएगा दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 की पावर n। ओके, तो अब इसको ग्राफ में अगर हम देखें कि इसका ग्राफ कैसे शो होएगा, तो ग्राफ इसका बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने n नॉट क्या कर लिया, बना लिया। उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। इसमें हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको कैपिटल टी से क्या कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 4 या n नॉट बाई 8, तो इसमें क्या हो रहा है, जो n नॉट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, t 2t 3t, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो डीके करेंगे वो एकदम से नहीं करेंगे, धीरे धीरे डीके करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डीके करेंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, इसमें जो टी की वैल्यू है, सबसे पहले टी लिया, फिर 2t, फिर 3t, ऐसी ही जो क्या होती रहेगी प्रोसेस, ग्राफ में क्या होती रहेगी, रिप्रेजेंट होती रहेगी 45t। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि आगे जो, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में जो नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाती है वो आ जाती है एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो सब्सटेंस है उसको हम यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे। तो पूछ सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होती है। तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस होता है रेट ऑफ डीके या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो रेट ऑफ इंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन या फिर रेट ऑफ डीके क्या होता है, दैट इज -dn/dt। ओके, तो आर क्या हुआ, आर की जो वैल्यू हुई वो हुई -dn/dt। तो लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के अकॉर्डिंग जो हुआ वो हुआ -dn/dt। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है लैम्डा n। ओके, तो फिर फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो आ गया r इज इक्वल टू लैम्डा n। तो अगर r इज इक्वल टू लैम्डा n है, तो आप को पता है कि जो हम n की वैल्यू रखेंगे, हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे हम n नॉट e माइनस डेल्टा टी। तो अगर हम n की वैल्यू n नॉट e माइनस डेल्टा टी रखते हैं, तो पुट t इक्वल टू 0। अगर हम t में पुट करें वैल्यू, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें कि मतलब t की वैल्यू अगर 0 है, अगर t की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू लैम्डा n नॉट। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हुई एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। अब इनिशियल सब्सटेंस के लिए देखते हैं या फिर इनिशियल एक्टिविटी के लिए देखते हैं, तो उसको हम किससे पुट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे r नॉट से। ओके, जो इनिशियल एक्टिविटी है वो क्या है, r नॉट, और एक्टिविटी एट अ टाइम, मतलब जहां से वो वैल्यू स्टार्ट हुई, एक्टिविटी एट टाइम, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम r से डिनोट करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा बन के आया वो आया दैट इज r इज इक्वल टू r नॉट e माइनस लैम्डा टी। ओके, आप इसको एक बार लिखिए, डेरिवेशन को पढ़िए इसको, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसमें हम इसकी यूनिट्स देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की यूनिट्स क्या क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो फर्स्ट आ जाती है बैक्यूरेल। 1 बैक्यूरेल की जो यूनिट होती है वो होती है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है 1 रदरफोर्ड की वैल्यू। 1 रदरफोर्ड की वैल्यू होती है दैट इज 10 टू की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड।
ओके तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ बैक्यूरल। ओके तो नेक्स्ट वन जो आती है वो आती है 1 क्यूरी। 1 क्यूरी को हम डिनोट कर सकते हैं 1 CI से, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल। ये वैल्यू होती है किसकी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी आज की पढ़ते रहिए, आपको कोई भी ड्रीम हो, आपको किसी भी जर्नी या फिर किसी भी आपको आगे पहुंचना हो, आप जो आपका टारगेट है तो उसमें लगे रहना है, मेहनत करती रहने हैं और हिम्मत नहीं हारना, पढ़ते रहना है, खुश रहना है। थैंक यू सो मच।